डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की कि किस तरह से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में डीएनए रेप्लिकेशन जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है टू ट्रांसफर द जीन्स इन द जनरेशंस, इट इज़ इन ए सेमी कंजर्व्ड मैकेनिज्म। जैसा कि हमने मेसेल्सन और स्टॉल के एक्सपेरिमेंट से देखा था, इसके 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन। जो इनिशिएशन होता है उसमें फॉर्मेशन होता है प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का और इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का। उसी तरह से एलोंगेशन में रेप्लिकेटिव फॉर्क इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाती है और लास्ट होता है टर्मिनेशन, जिसमें कि टीलोमेरेज एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम बात करें कि मुख्य रूप से क्या ट्रेट्स होते हैं, तो ये जो रेप्लिकेशन जो मशीनरी है इसको हम रेप्लिजोम भी कह सकते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉपी करने के लिए जीनोमिक डीएनए को प्रोलिफरेटिव सेल्स में। और इस तरह से जो सेल जो साइकिल है वो इंश्योर करती है कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो आकर करे बिना किसी एरर के। जीवन जो फेस होता है सेल साइकिल का, उसमें हमारा डीएनए रेप्लिकेशन की जो रेगुलेटरी प्रोसेसेस हैं उनका इनिशिएशन होता है। यूकैरियोटिक सेल्स में जो हमारा डीएनए सिंथेसिस का जो निर्माण होता है वो इस सेल साइकिल के एस फेस में संपन्न होता है। और जो एंटायर जो जीनोम होता है जिसकी अनबाउंडिंग या डुप्लीकेशन जो होगा उससे 2 डॉटर कॉपीज़ यहाँ पे बनेंगी। G2 फेस में क्या होगा कि कोई भी आपका कोई एरर अगर आ गया है डीएनए में या रेप्लिकेशन के दौरान, तो वो जो एरर्स हैं उनको सही करने का जो काम है वो G2 में होगा। अर्थात हम देखते हैं कि G1 जो है उसमें रेगुलेटरी प्रोसेसेस का इनिशिएशन होता है, एस में हमारा डीएनए सिंथेसिस होता है, G2 में हम देखते हैं कि रेप्लिकेशन एरर्स को करेक्ट किया जाता है। और इस तरह से एम फेस में वो सेग्रीगेट होकर डॉटर सेल्स में चला जाएगा माइटोसिस फेस में। तो इस तरह से ये जो रेप्लिजोम है दे आर अंडरगोइंग द डीएनए रेप्लिकेशन। 3 स्टेप्स हैं, उसमें से जो फर्स्ट स्टेप है इट इज़ नोन एज इनिशिएशन। इनिशिएशन जो है फर्स्ट स्टेज है डीएनए सिंथेसिस का, जिसमें कि डीएनए डबल हेलिक्स अनवाउंड होगा और उसकी इनिशियल प्राइमरिंग जो इवेंट है वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा के द्वारा होगी लीडिंग स्ट्रैंड में। और जो प्राइमिंग होगी डीएनए हेलिक्स की, जो कंसिस्ट होती है सिंथेसिस होता है आरएनए प्राइमर का, जिससे कि डीएनए सिंथेसिस हो सके डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंजाइम के द्वारा। ये जो प्राइमिंग होगी वो एक ओरिजिन में होगी लीडिंग स्ट्रैंड के और स्टार्ट होगी ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में ऑन द लैगिंग स्ट्रैंड। डीएनए रेप्लिकेशन जो इनिशिएट होगा स्पेसिफिक सीक्वेंसेस से शुरू होता है। इन सीक्वेंसेस को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो इनमें मल्टीपल रेप्लिकेशन ओरिजिन के स्थल होते हैं। अगर हम इनिशिएट करें डीएनए रेप्लिकेशन को तो मल्टीपल रेप्लिकेटिव प्रोटीन्स असेंबल होती हैं और फिर डिसोसिएट होती हैं रेप्लिकेटिव ओरिजिन से। दो फॉर्मेशन होता है प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स का, जिसको हम कहते हैं PRERC, प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। ये एक मुख्य भूमिका निभाता है, एक इंटरमीडिएट होता है रेप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोसेस में। जब एसोसिएशन होता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स का, जिसको हम कहते हैं ORC, रेप्लिकेशन ओरिजिन रिक्रूट करेगा सेल डिवीजन साइकिल 6 प्रोटीन CDC, सेल डिवीजन साइकिल 6 प्रोटीन, जो कि एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे लोडिंग करने के लिए मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स या MCM। उसके बाद में जो क्रोमेटिन की लाइसेंसिंग होगी और डीएनए रेप्लिकेशन 1 फैक्टर CDT1 इन्वॉल्व होगा। फिर ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन जो कॉम्प्लेक्स है, जिसके साथ में सेल डिवीजन साइकिल के C प्रोटीन हैं। फिर आपके CDT1 फैक्टर्स हैं, एक स्टेबल एसोसिएशन बनाएंगे मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस के साथ में, जिससे कि एक रेप्लिकेटिव ओरिजिन G1 फेज सेल साइकिल में शुरू हो सके। तो प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, तो सबसे पहले होगा प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स का निर्माण इनिशिएशन में, जो कि G1 स्टेज में होगा। तो रेप्लिकेशन इनिशिएशन फैक्टर्स ORC ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, CDC, CDT1 मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस, ये बाइंड करेंगे डीएनए को, जिससे कि प्री RC कॉम्प्लेक्स निर्मित हो सके। तो प्री RC कॉम्प्लेक्स क्या है? इन सब का, इन अलग अलग कारकों का एक यूनियन है, जिसमें कि आपके ORC है, मिनी क्रोमोसोम्स हैं, और फिर आपके CDC6 है, CDT1 है। अब जैसे ही आपका प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद में एक्टिवेशन होगा इस कॉम्प्लेक्स का,
जो कि होगा बाय 2 काइनेजेस। कौन कौन से काइनेजेस हैं ये? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज 2 और DDK, DBF4 डिपेंडेंट काइनेज। तो CDK और DDK हेल्प करेंगे ट्रांजिशन को, प्री RC को, टू इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, जिससे कि इनिशिएशन हो सके DNA रेप्लिकेशन का। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे किस तरह से प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स निर्मित होता है, तो आप देखिए ऊपर की ओर है ओरिजिन रिकग्निशन या ORC कॉम्प्लेक्स। इसके साथ में एक कारक आके जुड़ रहे हैं CDC6 CDT1, और फिर आता है आपके MCM का रिक्रूटमेंट होता है जब आपके ORC कॉम्प्लेक्स के साथ में MCM CD6 CDT1 दे ऑल ज्वाइन। नाउ दे आर फॉर्मिंग ए प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। अब बात करें हम ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स की, ORC हम इसको कहते हैं, ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। जो फर्स्ट स्टेप होगा असेंबली में प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में, वो बाइंड करेगा ORC के साथ में। लेट माइटोसिस में CD6 जो प्रोटीन है वो बाइंड करेंगे ORC में, उसके बाद में CDT1 MCM कॉम्प्लेक्स जुड़ेगा। तो ये जो सब के सब ये लोड करेंगे 6 प्रोटीन मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस को इनटू DNA। तो हम कह सकते हैं कि जो ORC है अर्थात ओरिजिन जो रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स है वो 6 सब यूनिट का बना हुआ है, जिसमें ORC P6 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट करेगा रेप्लिकेटिव ओरिजिन को ऑन DNA फॉर इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन, और ORC बाइंडिंग करेगा क्रोमेटिन को रेगुलेटेड पाथवे के रूप में। इसकी जो सबसे ज़्यादा जो स्टडी की गई है वो ईस्ट में की गई है, सैक्रोमाइसिस ट्रिविसिए में की गई है, और उनको हम ARS कहते हैं, ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंसेस। CDC6 जो प्रोटीन है वो बाइंड करेगी सेल डिवीजन साइकिल से टू द ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स। ये एसेंशियल स्टेप है असेंबली के लिए, और ये ATP डिपेंडेंट है। इस पूरे प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट है ATP की। फिर होती है CDT1 प्रोटीन, ये जो एक क्रोमेटिन की लाइसेंसिंग और DNA रेप्लिकेशन फैक्टर के लिए रिक्वायर्ड है। मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स अर्थात MCM, इनका जो नाम है वो जेनेटिक स्क्रीनिंग के द्वारा किया गया था, जो कि ईस्ट सेल्स में देखा गया था इन ARS स्पेसिफिक मैनर। तो ये जो असेंबली होती है MCM प्रोटीन्स की, ऑन्टोक्रोमेटिन रिक्वायर्स कोऑर्डिनेटेड फंक्शन ऑफ ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स, और ये जो मिनी क्रोमोसोम मेंटेनेंस प्रोटीन्स हैं वो DNA हेलिकेज एक्टिविटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम बात करें इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स की। जैसे ही ट्रांजिशन हुआ जीवन स्टेज का S फेज में जब गए, S फेज में स्पेसिफिक साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होते हैं, और ये CDK और DDK ट्रांसफॉर्म करेंगे अब प्री RC जो आपका बन गया है उसको एक्टिव रेप्लिकेशन फॉर्क में परिवर्तित करेंगे। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया प्री RC का एक्टिव रेप्लिकेशन में, तो अब प्री RC के डिसअसेंबली हो जाएगी, जिसमें कि लॉस हो जाएंगे इन सब प्रोटीन्स का, और बाइंडिंग जो है MCM प्रोटीन की या सेल डिवीजन की वो एसेंशियल है टू इनिशिएट अदर एक्टिविटीज़ ऑफ DNA रेप्लिकेशन इनिशिएशन। अब ये इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स है, जो कि जीवन स्टेज में हमने देखा कि जो रेप्लिकेशन जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं ORC हैं, आपके CD6 हैं, CDT1 है, मिनी क्रोमोसोम MCM हैं, वो बाइंड करते हैं टू फॉर्मिंग ए प्री RC। जैसे ही ट्रांजिशन हुआ आपके, तो आपने क्या देखा कि इसकी फिर प्री RC की डिसअसेंबली हो जाएगी विद द लॉस ऑफ CD6, जिससे कि इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये जो इनिशिएशन जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें ये पता चला है कि जो MCM हैं वो क्रिटिकल काम करते हैं, जो कि लोड करेंगे CDC45 प्रोटीन्स को क्रोमेटिन में, और इससे क्या होगा कि ऑनसेट हो जाएगा S फेज ऑफ सेल साइकिल। अब ये टारगेट करेंगे MCM प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को, CDC45 टारगेट करती है MCM प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को, जो कि लोड हो चुकी है क्रोमेटिन में, जो कि कंपोनेंट के रूप में हुई है इन द जीवन स्टेज ऑफ सेल साइकिल। तो ये सारी चीज़ें हम इस डायग्राम से और विजुलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से आपका ये लोडिंग का ये जो प्रोसेस इनिशिएट हुआ है। कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ एलोंगेशन। पहला स्टेप हो गया इनिशिएशन, अब दूसरा जो स्टेप है वो एलोंगेशन है। जैसे ही आपका इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स पूरा हो गया, अब सेल पास कर रही है S फेज में, अब वो रेप्लिजोम बन गया है। रेप्लिजोम में पहले अनवाइंडिंग होगी डबल स्टैंडर्ड DNA की सिंगल स्टैंड में,
अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो रेप्लिजोम है उसमें 2 रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं और इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हेलिकेजेस, आरएफसी, पीसीएनए, गायरेजेस, टोपियोइसोमेरेजेस, एसएसपीज, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, आरएनएज, एच एन लाइगेजेस। ये रिस्पॉन्सिबल है कॉपी करने के लिए एंटायर जीनोमिक डीएनए को इन ईच प्रोलिफरेटिव सेल। ये कहाँ पे होगा एलोंगेशन? रेप्लिकेशन फॉर्क में होगा, जो कि एक जंक्शन पॉइंट है न्यूली सेपरेटेड टेम्पलेट स्ट्रैंड्स का, जिसमें कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डुप्लेक्स डीएनए आपको पता है एंटी पैरेलल होगा। इसका मतलब डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेजेस है वो तो सिंथेसाइज करेगा डीएनए को कौन सी दिशा में? 5 में से तीसरी दिशा में करेगा। इसलिए पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो सिंथेसाइज करेगा डीएनए को लीडिंग डीएनए स्ट्रैंड में, और पॉलीमरेज डेल्टा जो है वो सिंथेसाइज करेगा डीएनए को लैगिंग स्ट्रैंड में, जो कि ऑपोजिट है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड के, जो कि डिसकंटिन्यूअस या फ्रेगमेंटेड मैनर में होगा। अब ये जो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेचेस हैं या आपके फ्रेगमेंटेड जो स्ट्रेचेस हैं डीएनए रेप्लिकेशन के, वो प्रोडक्ट जो लैगिंग स्ट्रैंड में उनको हम ओकाज़की फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं, जो कि 100 से 200 होते हैं यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन फॉर्क में। ये जो लैगिंग जो स्ट्रैंड है उसमें लॉन्गेस्ट जो स्ट्रेचेस होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के, जो कि कोटेड होते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन से। कोटिंग क्यों होती है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन से? जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट की, जिससे कि वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना बना सकें। तो हम इस तरह से देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ द इन दिस डायग्राम द लीडिंग एज वेल एज द लैगिंग स्ट्रैंड। द लैगिंग स्ट्रैंड इज शोइंग योर डिसकंटिन्यूअस फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड्स। दीज फ्रेगमेंट्स आर ओकाज़की फ्रेगमेंट्स। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि जो फॉर्क का जो प्रोग्रेशन है वो आप किस तरफ देख रहे हो? इट इज़ मूविंग ऑन द left side and you see the leading and the lagging strand how they are making up in the replicative fork. रेप्लिकेटिव डीएनए पॉलीमरेजेस एंजाइम जो ये काम संपन्न करते हैं रेप्लिकेटिव फॉर्क में। यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन फॉर्क की अगर हम बात करें तो 3 तरह के रेप्लिकेटिव पॉलीमरेजेस कॉम्प्लेक्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। पॉलीमरेज अल्फा, पॉलीमरेज थीटा और पॉलीमरेज एप्सिलॉन। पॉलीमरेज अल्फा कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्मॉल कैटालाइटिक सब यूनिट बनाता है और लार्ज नॉन कैटालाइटिक सब यूनिट बनाता है। सिंथेसिस होता है आरएनए प्राइमर का, जिससे कि डीएनए सिंथेसिस का निर्माण होगा और ये एलोंगेट करेगा न्यूली फॉर्म्ड प्राइमर को डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के साथ में। पॉलीमरेज जो थीटा है वो हाई प्रोसेसिविटी या प्रूफ रीडिंग को प्रदर्शित करता है। तीसरे से 5वें सिरे की एक्सो न्यूक्लियस या प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी को, ये दोनों ही लैगिंग एज वेल एज लीडिंग स्ट्रैंड में पाया गया है। पॉलीमरेज एप्सिलॉन जो है वो हाईली प्रोसेसिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रूफ रीडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और देखा गया है आर्टिफिशियल मीडिया में कि ये एरर भी चेक कर सकता है। तो इस तरह से इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि जो रेप्लिकेशन फॉर्क है यूकैरियोटिक सेल्स में किस तरह से अलग अलग प्रकार के पॉलीमरेज एंजाइम जो आपके 3 जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हाउ दे आर यूनाइटिंग इन दिस रेप्लिकेशन फॉर्क विद द हेल्प ऑफ स्पेशल प्रोटीन्स, हेलिकेजेस, टोपियोइसोमेरेजेस और ऑल्सो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, किस तरह से आपका पेरेंटल स्ट्रैंड से आपके नया जो लीडिंग स्ट्रैंड है या आपका जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो यहाँ से निर्मित हो रहा है। नाउ कमिंग टू द लास्ट प्रोसेस विच इज़ नोन एज टर्मिनेशन। ये जो एंड रेप्लिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो टीलोमेरेज रीजन या टीलोमेरेज से होते हैं। टीलोमर्स एक्सटेंड करते हैं तीसरे एंड को, पेरेंटल क्रोमोसोम को, बियॉन्ड 5वें एंड ऑफ डॉटर स्ट्रैंड। तो इस तरह से जो सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए स्ट्रक्चर है जो कि एक्ट कर रहा है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रिक्रूट करता है टीलोमेरेज को। तो टीलोमेरेज स्पेशलाइज डीएनए पॉलीमरेज है जिसमें कि मल्टीपल प्रोटीन सब यूनिट्स होती हैं और आरएनए कंपोनेंट होता है, और ये इसमें एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टीलोमेरेज भी प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं टीईआरटी, टीलोमेरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये टीईआरटी क्या करेगा? सिंथेसाइज करेगा डीएनए को अंटिल एंड ऑफ टेम्पलेट टीलोमेरेज आरएनए। जैसे ही आपका टेम्पलेट टीलोमेरेज आरएनए आ जाएगा उसके बाद में वो वहाँ से हट जाएगा, डिसएंगेज कर जाएगा। और ये जो प्रोसेस है ये कई बार रिपीट होता है, जितनी की रिक्वायरमेंट होती है। एक्सटेंशन होता है तीसरे एंड का पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल का। इसका मतलब ये जो 3' जो एडिशन है वो प्रोवाइड करता है एक टेम्पलेट जिससे कि एक्सटेंशन हो सके 5वें एंड का डॉटर स्ट्रैंड का बाय लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस। ये जो रेगुलेशन होती है
टीलोमेरेज की जो एक्टिविटी होती है वो टीलोमेरेज बाइंडिंग प्रोटीन्स के द्वारा संभव हो पाती है। तो इस तरह से टर्मिनेशन जो है, जो कि लास्ट स्टेप होता है, यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से जो लास्ट स्टेप होगा यूकैरियोटिक सेल्स में, दैट इज़ टर्मिनेशन, जिसमें कि टीलोमेरेज ये जो एंजाइम है ये जनरेट करता है मल्टीपल कॉपीज़ ऑफ टीलोमेरिक रिपीट्स, जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं नॉर्मल डीएनए रेप्लिकेशन मशीनरी से। ये जो टीलोमेरेज होता है एक तरह का, ये हम कह सकते हैं कि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है, और ये जो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन है आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ है, वो रिकग्नाइज करेगा जी स्ट्रैंड को एग्जिस्टिंग टीलोमेर डीएनए में, और रिपीट सीक्वेंसेस और एलोंगेट करेगा 5 में से तीसरे में। टीलोमेरेज सिंथेसिस न्यू कॉपी को रिपीट करेगा यूजिंग आरएनए टेम्पलेट। तो इस तरह से सेवरल जब राउंड्स हो जाएंगे आपके एक्सटेंशन के, तो डीएनए स्ट्रैंड इज डन बाय टीलोमेरेज, रेप्लिकेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड इज डन बाय डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल। तो जो एक्सटेंशन होता है पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड का वो तो टीलोमेरेज करेगा। अब आपके रेप्लिकेशन जो लैगिंग स्ट्रैंड का है वो डीएनए पॉलीमरेज मॉलिक्यूल करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा CA रिच स्ट्रैंड ऑफ टीलोमेर, जिसका सिंथेसिस होगा 3' हाइड्रोक्सिल टर्मिनल GT हेयर पिन एज ए प्राइमर। तो इस तरह से टर्मिनेशन का प्रोसेस यहाँ पे संपन्न होता है यूकैरियोटिक सेल्स में। नाउ अगर हम कंपैरिजन देखें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन की, तो मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। इसमें एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मल्टीपल ओरिजिन्स होते हैं। यहाँ पे जो संख्या होती है वो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस की वो थोड़ी ज़्यादा होती है प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक के मुकाबले। रेप्लिकेशन जो होती है वो एक ही स्थल पर होता है, यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स पे हो रहा है, और आपके एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है या मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। इनिशिएशन जो है वहाँ पे प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन रिकग्निशन कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। टोपियो आइसोमेरेसिस दोनों में ही रिक्वायर्ड है। रेप्लिकेशन जो है वो बहुत फास्ट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में यूकैरियोटिक सेल्स के मुकाबले। इस तरह से आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इन अ वेरी सिंप्लीफाइड वे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।